जय भीम मित्रों। धीरेंद्र शास्त्री, जिसे आज देश विदेश तक में लोग पहचानने लगे हैं, अपने चमत्कारी कथाओं और बालाजी दरबार के मंच से लोकप्रियता बटोरता रहा है। वह खुद को कट्टर सनातनी कहता है, धर्म और संस्कृति की रक्षा का दावा करता है, लेकिन जब बात सामाजिक समानता की आती है, तब उसकी असलियत सामने आ जाती है। कुछ समय पहले उसने अपने समर्थकों के साथ एक नारा उठाया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस नारे ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन यह झलक महज एक भ्रम साबित हुई। यह नारा कुछ ही दिन चला और फिर अचानक बंद हो गया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? असल में जिसे वह धर्म कहता है, वही धर्म उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर टिकी यह पूरी सनातनी परंपरा, जिसकी जड़ें ही जातिवाद में गहराई से ढंसी हुई हैं, उसमें जात पात की विदाई की बात करना उस व्यवस्था के मूल को चुनौती देना है। और धीरेंद्र शास्त्री जैसा व्यक्ति, जो उसी ब्राह्मणवादी संरचना से अपनी पहचान, मान सम्मान और मंच प्राप्त करता है, वह कैसे इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो सकता है? उसकी पूरी शक्तियों की मान्यता इसी जाति व्यवस्था पर टिकी है। यह बात कुछ वैसी ही है जैसी कहानी सामानंद की थी। सामानंद एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा और बाद में बुद्ध के संपर्क में आकर भिक्षु बना। पहले वह बुद्ध का विरोध करता था, अपमान करता था, लेकिन बुद्ध की करुणा और तर्कशीलता ने उसे बदल डाला। जब उसने तथागत से दीक्षा ली, तो उसे समाज ने त्याग दिया। जिन ब्राह्मणों ने उसे अपना सबसे ऊंचा समझा था, उन्होंने ही उसे अपवित्र घोषित कर दिया, क्योंकि उसने वह मार्ग चुना था जो जाति को नहीं मानता था, जो समानता और मानवता पर आधारित था। धीरेंद्र शास्त्री सामानंद नहीं बन सका। उसने कुछ पल को सही बात कह दी, लेकिन फिर जब उसे समझ आया कि उसकी पहचान, उसका प्रभाव, उसकी सत्ता उसी भेदभाव वाली परंपरा पर टिकी है, तब उसने चुप्पी साध ली। वह साहस नहीं कर सका उस राह पर चलने का जिस पर बाबा साहेब अंबेडकर चले थे। समानता की राह कठिन होती है, क्योंकि वह सत्ता को हिलाती है। लेकिन जो भी इस राह पर चल पड़ा, उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि समाज के लिए एक नई दिशा भी दी। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग मंच से चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब तक वे उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो इंसान को इंसान नहीं मानती, तब तक उनके शब्द खोखले हैं। आज जरूरत है सामानंद बनने की, धर्म को तर्क से देखने की, और उस व्यवस्था को चुनौती देने की जो मनुष्य को उसकी जाति से आंकती है। बाबा साहेब का आंदोलन केवल आरक्षण या वोट की राजनीति नहीं था, वह आत्मसम्मान और मानवता की लड़ाई थी। जो इस लड़ाई को समझेगा, वही सच्चा बदलाव ला सकेगा। आपके द्वारा दिया गया संदेश एक प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक संदेश है, जो बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज के संघर्ष व चेतना से जुड़ा है। आपने जो जानकारी दी है, उसे थोड़ा और सुव्यवस्थित, भावनात्मक रूप से प्रभावशाली और बिना हेडिंग के प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि यह ज्यादा प्रभावशाली लगे और वीडियो या लेख के रूप में सहजता से इस्तेमाल किया जा सके। कुछ समय पहले एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी तस्वीर के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगवाई और उनका नाम प्रिंट करवाया। दरअसल यह कोई पहली बार नहीं था। इस तरह की हरकतें यह व्यक्ति पहले भी करता रहा है। अब जब बहुजन समाज का सबसे बड़ा पर्व 14 अप्रैल पास आ रहा है, तो इसने फिर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। ऐसे समय में जब बाबा साहब की विरासत को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिशें की जा रही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका एंगेजमेंट बढ़े और यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचा सके। आज हर कोई गर्व से जय भीम कहता दिखाई देता है, लेकिन एक दौर वह भी था जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर कोई सरकारी अवकाश तक नहीं दिया जाता था। आज जो भी जागरूकता और सम्मान हम देख रहे हैं, वह एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे लंबा संघर्ष है। बाबा साहब के बाद अगर किसी ने उनके मिशन को सही मायनों में आगे बढ़ाया, तो वह मान्यवर कांशीराम थे। उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया,
उसने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान, पहचान और राजनीतिक ताकत दी। हम सबको यह समझना होगा कि सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा। हमें यह भी देखना है कि हम बाबा साहब और कांशीराम साहब के मिशन के साथ कितनी ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। अब वक्त है कि हम उन लोगों को पहचानें जो केवल नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाते हैं और सच्चे बहुजन नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उसी शैली में एक मिलती जुलती लेकिन थोड़े भिन्न विवरणों वाली कहानी दी गई है, जिसमें मूल भावना और संरचना बनी रहती है, पर कुछ पात्रों, घटनाओं और स्थानों में हल्का अंतर रखा गया है। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। यह गांव उस समय एक छोटा सा ग्रामीण इलाका था, जहां जीवन की सादगी और मेहनत की महक हर ओर बिखरी थी। उनका परिवार रैदासी सिख समुदाय का हिस्सा था, जो गुरु रविदास के अनुयायियों से जुड़ा था। रैदासी समुदाय में सिख धर्म की समानता की भावना प्रबल थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर चमार जाति होने के कारण उन्हें हाशिए पर रखा जाता था। उनके पिता हरि सिंह एक मेहनती किसान थे, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम थी, लेकिन उनकी मां और पिता दोनों ही बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक थे। कांशीराम 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके घर में सिख गुरुओं की शिक्षाएं गूंजती थीं और गुरु रविदास का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। बचपन में वे अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस समय ग्रामीण पंजाब में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं और दलित समुदाय के बच्चों के लिए तो यह और भी दुर्लभ थी। लेकिन कांशीराम की जिज्ञासा और लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। स्कूल में वे अपने शिक्षकों के प्रिय थे, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति और सवाल पूछने की आदत उन्हें अलग बनाती थी। उनके बचपन का एक रोचक पहलू यह था कि वे खेलकूद में भी रुचि रखते थे। गांव के बच्चों के साथ कबड्डी और दौड़ में हिस्सा लेना उन्हें पसंद था। यह शारीरिक सक्रियता उनके व्यक्तित्व में ऊर्जा और आत्मविश्वास भरती थी, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी पढ़ाई में थी। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने रोपड़ के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ विज्ञान उनका मुख्य विषय था और वे गणित और भौतिकी में विशेष रूप से निपुण थे। 1956 में जब उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की, तो यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। उस समय दलित समुदाय में स्नातक डिग्री हासिल करना एक सपने जैसा था, और कांशीराम ने इसे सच कर दिखाया। इस शिक्षा ने उनके जीवन में एक ठोस नींव रखी। यह केवल डिग्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार थी जिसने उन्हें समाज की गहरी असमानताओं को समझने और उनसे लड़ने की प्रेरणा दी। कॉलेज के दिनों में ही वे सामाजिक मुद्दों पर सोचने लगे थे। उनके दोस्त बताते थे कि कांशीराम अक्सर किताबों और विचार विमर्श में डूबे रहते थे। यह वह समय था जब उनके भीतर एक समाज सुधारक का बीज अंकुरित हो रहा था। कांशीराम ने पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में नौकरी शुरू की। यह एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी थी, जो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का प्रतीक थी। पुणे उस समय एक उभरता हुआ शहर था और यहाँ का माहौल उनके लिए नया था। ईआरडीएल में उनका काम विस्फोटकों के अनुसंधान और परीक्षण से संबंधित था, जिसमें उनकी वैज्ञानिक समझ और तकनीकी कौशल की जरूरत थी। वे अपने काम में कुशल थे और सहकर्मियों के बीच उनकी छवि एक मेहनती और समझदार व्यक्ति की थी। लेकिन यह नौकरी उनके लिए केवल एक पेशा नहीं थी। यह उनके जीवन का वह चरण था जहां उन्होंने समाज की सच्चाई को करीब से देखा। शुरुआती दिनों में उन्हें लगा कि शिक्षा और नौकरी ने उन्हें जातिगत भेदभाव से मुक्ति दिला दी है, लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट गया। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उनके सहकर्मी दीना भाना, जो एक दलित थे, ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। यह छुट्टी उनके धार्मिक उत्सव के लिए थी, लेकिन उच्च जाति के अधिकारियों ने न केवल उनकी अर्जी खारिज की, बल्कि उनकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं। यह घटना कांशीराम के लिए एक झटका थी। उन्होंने देखा कि दीना भाना जैसे लोग, जो शिक्षित और नौकरी पेशा थे, फिर भी जाति के आधार पर अपमान सहने को मजबूर थे। इस अनुभव ने उनके भीतर गहरे सवाल उठाए। वे सोचने लगे
कि अगर शिक्षा और सरकारी नौकरी भी दलितों को सम्मान नहीं दिला सकती, तो असली आजादी कैसे मिलेगी? इस सवाल ने उन्हें किताबों की ओर मोड़ा। उन्होंने B.R. आम्बेडकर के लेखन का अध्ययन शुरू किया। जाति का विनाश ने उनके सामने यह सच्चाई उजागर की कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बीमारी है, जिसे सुधार से नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। आम्बेडकर के विचारों ने कांशीराम को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उनका समुदाय गुलामी में जकड़ा रहे। इस जागरूकता ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी को त्यागना आसान नहीं था। लेकिन कांशीराम का लक्ष्य अब बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करेंगे। इस संकल्प के साथ उन्होंने यह भी तय किया कि वे न तो शादी करेंगे, न ही संपत्ति जोड़ेंगे। उनका मानना था कि व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियां उनके मिशन को कमजोर कर सकती हैं। कांशीराम ने अपने संघर्ष की शुरुआत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ की। यह पार्टी आम्बेडकर के अनुयायियों ने बनाई थी और इसका मकसद दलितों के हितों की रक्षा करना था। कांशीराम को लगा कि यह मंच उनके लिए सही हो सकता है। उन्होंने आरपीआई के साथ मिलकर कई जगहों पर बैठकें कीं और लोगों को संगठित करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें इस पार्टी की सीमाएं दिखाई देने लगीं। आरपीआई उस समय कई गुटों में बंटी हुई थी और इसके नेता कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ समझौते कर रहे थे। कांशीराम ने देखा कि यह समझौता दलित हितों को कमजोर कर रहा था। उन्हें लगा कि आरपीआई अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और यह अब वह ताकत नहीं रही जो आम्बेडकर ने सोची थी। यह अनुभव उनके लिए एक सबक था। उन्होंने समझा कि मौजूदा संगठनों पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। यह विचार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आरपीआई से अलग होने के बाद कांशीराम ने एक नया मंच बनाने का फैसला किया। उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड्स बनाने का फैसला किया एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ की स्थापना की। यह संगठन उनके दृष्टिकोण का पहला ठोस रूप था। बामसेफ का लक्ष्य सरकारी नौकरी करने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को एकजुट करना था। कांशीराम का मानना था कि ये लोग शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम हैं और इनके पास अपने समुदाय के लिए काम करने की क्षमता है। बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। इसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाना और नेतृत्व विकसित करना था। कांशीराम ने इसे एक मिशन की तरह शुरू किया। वे देश भर में घूमे, गांवों, कस्बों और शहरों में। उन्होंने लोगों से बात की, उनके दुख सुने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया। उनकी सादगी और स्पष्टता लोगों को आकर्षित करती थी। वे साइकिल पर चलते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और लोगों के बीच रहते थे। यह उनकी नेतृत्व शैली का एक अनूठा पहलू था। नई दिल्ली के बोट क्लब लॉन में बामसेफ का औपचारिक शुभारंभ हुआ। यह दिन आम्बेडकर की पुण्यतिथि थी और कांशीराम ने इसे खास तौर पर चुना। इस समारोह में हजारों लोग जुटे। कांशीराम ने अपने भाषण में कहा, हम बहुमत हैं, लेकिन हमारी आवाज दबी हुई है। अब समय आ गया है कि हम जागें और अपनी ताकत को पहचानें। यह संदेश लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर गया। बामसेफ ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और यह बहुजन समाज के लिए एक मजबूत मंच बन गया। कांशीराम ने बामसेफ के जरिए कैडर कैंप शुरू किए। इन कैंपों में लोगों को संगठन की कला, नेतृत्व के गुण और सामाजिक मुद्दों की समझ दी जाती थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता बने। यह संगठन उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक था और इसने आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव रखी। बामसेफ की सफलता ने कांशीराम को एक मजबूत आधार दिया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि सामाजिक जागरूकता फैलाना तो पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव के लिए शोषित वर्गों को सड़कों पर उतरना होगा। बामसेफ एक गैर राजनीतिक संगठन था जो कर्मचारियों तक सीमित था। कांशीराम अब एक ऐसा मंच चाहते थे जो समाज के हर तबके को जोड़े और व्यवस्था के खिलाफ सीधा संघर्ष करे। इसी विचार के साथ उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। DS4 का नाम अपने आप में एक संदेश था। दलित और शोषित शब्दों ने
उन समुदायों को प्रतिबिंबित किया जो सदियों से हाशिए पर थे। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक। संघर्ष समिति ने यह स्पष्ट किया कि यह संगठन केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई का मंच होगा। शुरुआत में कांशीराम ने देश भर में यात्राएं शुरू कीं। वे साइकिल पर निकलते थे, गांव-गांव जाते थे और लोगों से सीधे संवाद करते थे। उनकी यह सादगी लोगों को प्रभावित करती थी। वे कहते थे, हमें अपनी ताकत को सड़कों पर दिखाना होगा। जुलूस, प्रदर्शन और संगठन ही हमें आगे ले जाएंगे। DS4 ने कई आंदोलन शुरू किए। इनमें से एक प्रमुख अभियान था पंचायतों में हिस्सेदारी का नारा, जिसके तहत गांव स्तर पर शोषित वर्गों को नेतृत्व देने की मांग की गई। कांशीराम ने DS4 के जरिए लोगों को संगठित करने के लिए अनोखी रणनीतियां अपनाईं। उन्होंने जागृति यात्राएं शुरू कीं, जिनमें कार्यकर्ता गांवों में जाकर नुक्कड़ नाटक, गीत और भाषणों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे। इन यात्राओं में आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों की कहानियां सुनाई जाती थीं। कांशीराम का मानना था कि इतिहास की समझ ही लोगों में आत्मसम्मान जगा सकती है। DS4 ने महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यह संगठन कांशीराम के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीति को परखा और परिष्कृत किया। DS4 ने बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया। DS4 के अनुभव ने कांशीराम को यह सिखाया कि सामाजिक बदलाव के लिए संगठन जरूरी है, लेकिन स्थायी प्रभाव के लिए राजनीतिक शक्ति अनिवार्य है। वे कहते थे, राजनीति वह मास्टर चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। इस विचार के साथ BR आम्बेडकर के जन्मदिन पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यह दिन उनके लिए प्रतीकात्मक था, क्योंकि आम्बेडकर उनके प्रेरणा स्रोत थे। BSP का लक्ष्य था बहुसंख्यक शोषित वर्गों, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाना और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। BSP की स्थापना के समय कांशीराम ने एक साहसिक दावा किया, हम पहली बार हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी बार नोटिस में आने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। वे जानते थे कि एक नई पार्टी को स्थापित होने में समय लगेगा, लेकिन वे धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़े। पार्टी का प्रतीक हाथी चुना गया, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा। यह उनका पहला राजनीतिक प्रयोग था। हालांकि वे जीत नहीं सके, लेकिन इस चुनाव ने BSP को लोगों के सामने लाने में मदद की। कांशीराम ने हार को हतोत्साहित करने वाला नहीं माना। वे कहते थे, हर हार हमें मजबूत बनाती है। इस हार ने उन्हें यह समझाया कि BSP को जमीनी स्तर पर और मेहनत करनी होगी। उत्तर प्रदेश BSP के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहां की आबादी में बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा था और कांशीराम ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को जोड़ा। उनकी सभाओं में हजारों लोग जुटते थे। वे सादे कपड़ों में, साइकिल पर या पैदल लोगों के बीच जाते थे। उनकी यह सादगी और समर्पण लोगों को प्रभावित करता था। कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों, खासकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए था। यह गठबंधन सफल रहा और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी। कांशीराम ने खुद सरकार में कोई पद नहीं लिया, लेकिन उनकी रणनीति ने BSP को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। मायावती की महत्वाकांक्षा और मुलायम सिंह के साथ मतभेदों के कारण यह टूट गया। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर हमले का प्रयास हुआ। कांशीराम ने इसे बहुजन समाज पर हमले के रूप में देखा। उसी साल मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह कांशीराम की रणनीति की जीत थी, क्योंकि उन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया था। कांशीराम की राजनीतिक सोच अनोखी थी। वे कहते थे, मैं मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहता हूं। उनका मानना था कि कमजोर केंद्र सरकार बहुजन समाज के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे क्षेत्रीय ताकतें उभर सकती हैं।
जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी तो बीएसपी ने बाहर से समर्थन दिया। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था कि वे सत्ता में रहें लेकिन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। कांशीराम ने एक ऐसा आंदोलन की नींव रखी जो उनके बाद भी अपनी चमक बनाए रखता है। जैसे जैसे 90 के दशक के अंत में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, उन्हें एहसास होने लगा कि बहुजन समाज की असली पहचान बनाए रखने के लिए एक सक्षम नेतृत्व आवश्यक है। इसी सोच से उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनके जीवन का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने आने वाले वर्षों में पूरे आंदोलन के भविष्य को नई दिशा दी। मायावती से उनकी मुलाकात 1977 में हुई थी, जब वह एक युवा शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बना रही थीं। उस समय कांशीराम बामसेफ के माध्यम से लोगों के मनोबल को बढ़ाते हुए संगठित कर रहे थे। मायावती की स्पष्ट वक्तृत्व कला और आत्मविश्वास ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उस युवा शिक्षिका में वह शक्ति और जुनून देखा जिसे वे एक दिन बहुजन समाज की आत्मा मानते थे। धीरे धीरे मायावती ने कांशीराम की शिष्या से एक भरोसेमंद साथी का रूप ले लिया और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। 2001 में एक सभा के दौरान दिल्ली में कांशीराम ने औपचारिक रूप से मायावती को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। इस घोषणा में उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित किया। अब मायावती इस मशाल को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता मायावती की आक्रामक शैली से असहज दिखे और विरोध जताया, पर कांशीराम का विश्वास अटूट था कि मायावती में वह दृढ़ता और दूरदर्शिता है जो आंदोलन को जीवंत रख सके। मायावती का उत्तराधिकारी चुनना कांशीराम की दूरदर्शिता और आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक था। उनकी चाहत थी कि उनकी अनुपस्थिति में भी बीएसपी का कोर मजबूत रहे और इसी विश्वास के साथ मायावती ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। जल्द ही बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, जिससे कांशीराम का सपना पूर्ण हुआ। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि मायावती ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह तर्क भी तभी सार्थक होता है जब कांशीराम की मार्गदर्शन और प्रशिक्षण को नजरअंदाज किया जाए। 2000 के दशक की शुरुआत में कांशीराम की सेहत में तेज गिरावट आई। डायबिटीज और हृदय संबंधी परेशानियों के साथ साथ उन्हें एक स्ट्रोक भी आया, जिसके बाद उनकी शारीरिक कार्यक्षमता काफी कम हो गई। बोलने और चलने फिरने में असमर्थ हो जाने पर मायावती ने उनकी देखभाल के साथ साथ पार्टी की कमान संभाल ली। हालांकि कांशीराम का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों का जमावड़ा देखने लायक था। लखनऊ में बौद्ध रीति से संपन्न उनके अंतिम संस्कार ने उनके आम्बेडकरवादी विचारों और सिद्धांतों की झलक दिखाई। कांशीराम ने अपने जीवन में कोई भौतिक संपत्ति नहीं जोड़ी। उनकी एकमात्र असली विरासत व आंदोलन था, जिसने बहुजन समाज को एक नई पहचान दी। उनके निधन से बहुजन समाज में एक गहरा खालीपन पैदा हुआ, लेकिन उनके द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत और संगठन आज भी जीवंत हैं। बीएसपी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में देश में अपनी पहचान बनाए हुए है और कांशीराम की शिक्षाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके निधन के बाद मायावती ने कहा कि कांशीराम ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे बहुजन समाज को नेतृत्व प्रदान किया है और उनकी विरासत कभी मरेगी नहीं। कांशीराम का जीवन एक आम व्यक्ति से शुरू हुई असाधारण यात्रा है, जिसमें त्याग, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज को नया रूप और सम्मान प्रदान किया। उनका संघर्ष सत्ता की चाह से कहीं अधिक मान, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए था और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो की सूचना मिलती रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम।